हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th का चैप्टर नंबर 3 ऑफ हिस्ट्री रूलिंग द कंट्री साइड। कंट्री साइड क्या होते हैं? जो देहाती इलाके होते हैं, विलेजेस होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द कंपनी बिकेम द दीवान। कंपनी दीवान बन गई। कैसे बन गई, क्या क्यों बनाई, किसने बनाई, ये सब कुछ देखेंगे हम। ऑन 12th August 1765 मुगल एम्पर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये डेट है। 12 अगस्त 1765 को ये जो मुगल एम्पर थे, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान ऑफ बंगाल बना दिया था। द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस इन अ रॉबर्ट क्लाइव्स टेंट। तो ये जो एक्चुअल इवेंट हुआ था, ये रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में हुआ था, जिसमें थोड़े से इंग्लिशमैन थे और इंडियंस थे जो विटनेस थे इस जो ये अपॉइंटमेंट थी, कह सकते हैं हम। बट इन द पेंटिंग अबव, जैसे कि ये जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग में क्या दिखाया गया है? द इवेंट इज शोन एज अ मैजेस्टिक ओकेजन, जिसमें ये एक उसके महल में मैजेस्टिक ओकेजन दिखाया गया है, टेकिंग प्लेस इन अ ग्रैंड सेटिंग। तो जिसमें ग्रैंड सेटिंग दिखाई गई है, ये सिर्फ पेंटिंग है, यानी कि ओरिजिनल में ऐसा नहीं हुआ। द पेंटर वाज कमीशन्ड बाय अ क्लाइव टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट इन क्लाइव्स लाइफ। तो ये क्लाइव ने ऐसा करवाया था, ऐसी पेंटिंग करवाई थी ताकि वो रिकॉर्ड रख सके कि वो उसकी लाइफ में ऐसा हुआ था। द ग्रांट ऑफ द दीवानी क्लियरली वाज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन। तो ये उनके लिए ऐसा, ब्रिटिशर के लिए एक ऐसा मतलब इम्पॉर्टेंट दिन था, इसीलिए उन्होंने इसको पेंट करवाया है। एज दीवान द कंपनी बिकम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। तो दीवान बनने से हुआ क्या? तो जो कंपनी है, अब वो फाइनेंशियली एडमिनिस्ट्रेटर बन गई है उस टेरिटरी के जो उनको कंट्रोल दिया गया है, यानी कि बंगाल का। ओके, नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रिवेन्यू रिसोर्सेज। तो अब इसको को कंट्रोल करना होगा, इस टेरिटरी को, बंगाल को। कैसे वो कंट्रोल करेंगे, कैसे उसमें एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, और रिवेन्यू रिसोर्सेज क्या होंगे, कैसे कैसे वो रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे। This had to be done in a way that could yield enough revenue to meet the growing expenses of the company. तो वो इस तरीके से काम करेंगे कि जिससे जो कंपनी की जो नीड्स हैं, एक्सपेंसिव हैं, वो पूरी हो सके। वो रिवेन्यू इस तरीके से कलेक्ट करेंगे। अ ट्रेडिंग कंपनी हैड ऑलवेज इंश्योर दैट इट कुड बाय द प्रोडक्ट्स इट नीड्स एंड सेल व्हाट इट वांटेड। तो क्या जी, जो ट्रेडिंग कंपनी होती है, उसके दिमाग में बस सिर्फ यही चलता है, भाई पैसा वैसा चलता है। वो यही चाहते हैं, सिर्फ वो जो प्रोडक्ट उनको चाहिए वो उनको खरीद लें, और जिनको वो बेचना चाहते हैं उनको बेच दें। तो यही वो चाहते थे। ओवर द ईयर द कंपनी ऑल्सो लर्न दैट इट हैड टू बी मूव विद अ सम कॉशन। तो समय के साथ उनको ऐसा लगा कि हमें कुछ कॉशन, सावधानियां भी बरतनी होंगी। बीइंग एन एलियन पावर, क्योंकि वो एक एलियन पावर है, यानी कि फॉरेनर है, वी कैन से। इट नीड टू बी पैसिफाई दोज हु इन द पास्ट हैड रूल्ड द कंट्री साइड। तो उनको क्या करना होगा? जो पहले से यहाँ पे कंट्री साइड में रूल कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा पैसिफाई करना होगा, तभी वो जो अथॉरिटी है एंड प्रेस्टीज को इंजॉय कर सकते हैं। दोज हु हैड हेल्ड लोकल पावर हैड टू बी कंट्रोल्ड बट दे कुड नॉट बी एंटायरली एलिमिनेटेड। यानी कि वो ऐसा सोच रहे थे कि जो विलेजेस में उनको पहले पावर कंट्रोल कर रही थी उनको ही रखा जाएगा, मगर उनको भी उनकी पावर को कम कर दिया जाएगा, मगर पूरी तरह से उनको एलिमिनेट नहीं किया जाएगा। हाउ वाज दिस टू बी डन? तो ये कैसे किया जाएगा? इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम यही कुछ देखने वाले हैं कि जो कंपनी है वो कैसे क्लोनाइज करती है कंट्री साइड को, और ऑर्गेनाइज करती है रिवेन्यू रिसोर्स को, और रीडिफाइन करती है राइट्स के, पीपल के, लोगों के क्या क्या राइट्स होंगे, और प्रोड्यूस करती है
क्रॉप्स को लोगों से ऐसे ही प्रोड्यूस करवाती है क्रॉप्स जो उनको चाहिए, जो जिनकी उनको ज़रूरत है। आगे देखेंगे रेवेन्यू फॉर द कंपनी हैड बिकम द दीवान, तो अब दीवान बन गई है कंपनी, बट इट स्टिल सॉ इटसेल्फ प्राइमरी एज अ ट्रेडर, मगर फिर भी वो अपने आप को एक ट्रेडर ही मानते हैं, व्यापारी ही मानते हैं। इट वांटेड अ लार्ज रिवेन्यू इनकम, वो तो बस बड़ी अमाउंट में रिवेन्यू इनकम चाहिए, बट अनविलिंगली टू सेट अप एन रेगुलर सिस्टम, तो मगर फिर भी उनको ना चाहते हुए भी एक रेगुलर सिस्टम शुरू करना पड़ा असेसमेंट के लिए और कलेक्शन के लिए। द effort was to increase the revenue as much as it could and buy fine cotton and silk क्लोथ एज चीपली एज पॉसिबल, तो वो चाहते थे कि वो उनके पास इतना पैसा आ जाए कि वो उसकी बस यही कोशिश थी कि वो रेवेन्यू को इतना इंक्रीज़ कर दें कि वो अच्छी तो उससे कॉटन खरीद सके और अच्छा सिल्क का कपड़ा खरीद सके, वो भी सस्ते दामों पे जितना हो सके। विद इन 5 ईयर, 5 साल के अंदर अंदर द वैल्यू ऑफ गोल्ड बॉट बाय द कंपनी, पहले वो जो वैल्यू ऑफ द गुड्स, जो वैल्यू है जो सामान का वो सामान खरीदते थे, परचेज करते थे इन बंगाल डबल, तो वो अब डबल हो गई थी, ठीक है। बिफोर 1865 द कंपनी हैड परचेज गुड इन इंडिया, 1865 में जो ये सामान है इंडिया से वो परचेज करके लेके जाते थे और इम्पोर्ट क्या करते थे, बदले में वो गोल्ड और सिल्वर देते थे, ब्रिटेन से लेकर आते थे और यानी कि इंडियंस को दे देते। मगर अब क्या हुआ, जब वो रिवेन्यू जो इकट्ठा करते हैं बंगाल से, उसी से वो जो सामान खरीदना है, भेजना है उसी के साथ करते हैं। Soon it was clear that the Bengal economy was फेसिंग अ डीप क्राइसिस, तो फिर जल्दी ही ये महसूस किया जाने लगा कि जो बंगाल है वो डीप क्राइसिस, फाइनेंशियली क्राइसिस वो फेस करेगा। जो आर्टिशियंस हैं वो उन्होंने डेजर्टिंग विलेजेस, तो जो आर्टिशियंस है वो बस डेजर्टिंग विलेजेस बनाने लग गए, ठीक है। सिंस दे वर बीइंग फोर्स टू सेल देयर गुड्स, क्योंकि उनको फोर्स किया जाता था कि वो जो अपनी गुड्स हैं कंपनी को लो प्राइस पे ही देंगी। पीजेंट्स भी हैं, किसान भी हैं, वो भी अनेबल थे पे करने के लिए जो उनका ड्यूज़ है, जो उन्होंने उनकी डिमांड पे मतलब ले लिया था, अब जो ड्यूज़ हैं वो भी पे नहीं कर पा रहे। आर्टिशनल प्रोडक्शन वाज इन डिक्लाइन, जो आर्टिशन का प्रोडक्शन है, आर्ट का प्रोडक्शन है, वो बिल्कुल ही डिक्लाइन होता गया। एग्रीकल्चर कल्टीवेशन शोड अ साइन ऑफ कोलैप्स, एग्रीकल्चर भी बिल्कुल इसका भी बेड़ा गर्क हो रहा था, कोलैप्स हो रहा था। देन इन 1770 अ टेरिबल फेमाइन किल्ड, तो हुआ क्या भाई, घाटा पड़ गया, तो 1717 में फेमाइन अकाल पड़ गया, जिससे 10 मिलियन पीपल बंगाल के मारे गए थे। अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट, यानी कि जी 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बंगाल इस फेमाइन की वजह से डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये फिगर में आप देख सकते हो, ये वीकली मार्केट है मुर्शिदाबाद बंगाल में। पीजेंट्स एंड आर्टिशंस फ्रॉम रूरल एरिया रेगुलरली कम टू दिस वीकली मार्केट, पीजेंट्स और जो आर्टिशन है वो हर एक हफ्ते बाद वो आते हैं यहाँ पे मार्केट्स टू सेल देयर गुड्स, तो अपनी सामान खरीदने के सेल करने के लिए, बेचने के लिए, खरीदने के लिए जो भी इनको ज़रूरत होती है। दीज मार्केट्स वर बैडली अफेक्टेड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इकोनॉमिकल क्राइसिस, जब इकोनॉमिकल क्राइसिस के समय ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो गई थी। तो आगे हम देखेंगे द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी। इफ़ द इकोनॉमी वाज इन रूइन, अगर इकोनॉमी ही रूइन हो रही है, ख़राब हो रही है, वुड द कंपनी बी अ सर्टन ऑफ इट्स रिवेन्यू इनकम, अगर इकोनॉमी ही ठीक नहीं है तो कंपनी को जो रिवेन्यू है वो कैसे इनकम कैसे होगी। मोस्ट कंपनी ऑफिशियल बिगन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी इनकरेज, तो उन्होंने बहुत से कंपनी के ऑफिशियल ऐसे थे, उन्होंने ऐसा बोला कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी, लैंड में इनकरेज करना होगा और एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना होगा। तो हाउ वाज दिस टू बी डन, तो ये कैसे किया गया। आफ्टर 2 डेकेड्स, सबसे पहले मैं आपको डेकेड्स का मतलब क्या था, पीरियड्स ऑफ 10 ईयर को हम डेकेड्स बोलते हैं, ओके।
पीरियड्स ऑफ 10 ईयर्स को हम डेकेड्स बोलते हैं। ऑफ डिबेट ऑन द क्वेश्चन द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट। इम्पॉर्टेंट है, परमानेंट सेटलमेंट 1793 में ये इंट्रोड्यूस किया गया। बाय द टर्म ऑफ द सेटलमेंट, तो इस टर्म के अकॉर्डिंग, परमानेंट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग, द राजाज एंड द तालुक्यदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जिम्मेदार। जो राजाज थे और जो तालुक्यदार थे, अब वो क्या होंगे, जिम्मेदार होंगे। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट, तो वो जो तालुक्यदार और राजाज हैं जिनको जिम्मेदार बोला गया है, वो कलेक्ट करेंगे, रेंट कलेक्ट करेंगे पीजेंट से और रिवेन्यू पे करेंगे कंपनी से। समझ में आ गई? तो ये जो जिम्मेदार हैं वो कलेक्ट करेंगे पैसा किससे, पीजेंट से, ठीक है, पीजेंट के किसानों से, और वो किसको देंगे, वो फिर देंगे कंपनी को, वो किसको देंगे, कंपनी को। ओके, ये इस तरीके से उन्होंने ये जो परमानेंट सेटलमेंट ये चलाया, ठीक है। द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली, ये जो अमाउंट थी ये परमानेंटली फिक्स्ड कर दी गई। दैट इज इट वॉज नॉट बी इंक्रीज एवर इन फ्यूचर, तो ये ऐसा कहा गया ये फ्यूचर में भी इसको क्या हम बढ़ाएंगे नहीं, इंक्रीज नहीं करेंगे। इट वॉज फेल्ट दैट दिस वुड बी इंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रिवेन्यू, तो ये उन्होंने ऐसा किया था, उनको ऐसा था कि ये इससे ऐसा होगा कि हमें रेगुलर, यानी कि रेगुलर फ्लो होता रहेगा रिवेन्यू में। हमें मतलब भी अगर उनको ना एक दे दिए भी आपने इतना ही सबमिट करवाना है, रिवेन्यू भरना है, तो कंपनी की जो कॉफर्स हैं और एट द सेम टाइम इनकरेज, तो इससे जो जिम्मेदार हैं उनको भी लैंड में इम्प्रूवमेंट करने में वो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट वगैरह कर सकते हैं। सिंस द रिवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज, क्योंकि अब स्टेट क्या रिवेन्यू को वो नहीं कर रही थी, उनकी डिमांड इंक्रीज हो ही जा रही थी। द जिम्मेदार वुड बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीजिंग, तो जब इंक्रीज होता था तो ये बेनिफिट कौन लेते थे, जिम्मेदार लेते थे फ्रॉम द लैंड। तो ठीक है, जितना होता था भाई ये क्या करते थे, जितना होता था भाई एक फिक्स्ड था ना, तो वो तो दे देते थे कंपनी को और बाकी बचता जिम्मेदार खुद हड़प लेते थे, बेनिफिट लेते थे उससे। तो आगे हैं प्रॉब्लम्स, किस किस तरह की प्रॉब्लम्स होती थी वो देखेंगे हम अब। तो प्रॉब्लम्स में देखते हैं, द परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर क्रिएटेड प्रॉब्लम, तो जब परमानेंट सेटलमेंट था इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, जैसे कि कंपनी ऑफिशियल सून डिस्कवर्ड दैट द जिम्मेदार वर इन फैक्ट नॉट इन्वेस्टिंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड, तो उन्होंने देखा जो ये जिम्मेदार हैं ये जो पैसा है वो इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड के लिए खर्च नहीं कर रहे। व्हेन इन फैक्ट द रिवेन्यू दैट हैज़ बीन फिक्स्ड वाज सो हाई, तो ये जो फिक्स्ड रिवेन्यू वो बहुत ज़्यादा हाई होता गया, दैट द जिम्मेदार, तो ये फिर उन्होंने क्या किया, तो ये रिवेन्यू ही बढ़ा दिया भाई। पहले तो बोल रहे थे हम नहीं करेंगे फिक्स को, और हाई कर दिया गया, तो जिम्मेदार के लिए अब डिफ़िकल्ट हो गया था कि वो कैसे पे करेंगे। एनीवन हु फेल्ड टू पे, जो भी इस रिवेन्यू को पे नहीं कर सकता था, तो जो जिम्मेदार उसकी जो जिम्मेदारी लॉस्ट कर दी जाती थी, उनसे जिम्मेदारी ले ली जाती थी। न्यूमरस जिम्मेदार्स वर सोल्ड ऑफ इट्स ओकेजन ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी, तो क्या जी वो फिर नीलामी पे उनको फिर बेचना पड़ता था जिम्मेदार को। बाय द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 19th सेंचुरी, फर्स्ट 19th सेंचुरी के जो फर्स्ट डेकेड है, यानी कि 1901 से लेकर 1910 तक का जो पीरियड है, सिचुएशन ये चेंज होती गई। द प्राइस इन द मार्केट रोज, जो प्राइस है मार्केट में वो बढ़ते गए। कल्टीवेशन भाई वो उसका स्लो होता गया, प्राइस तो बढ़ रहे हैं मगर जो कल्टीवेशन है वो हो रहा है भाई स्लो, है ना। तो दिस मीन्स एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द जिम्मेदार बट नो गेन फ्रॉम द कंपनी, तो क्या जी जिम्मेदार की इनकम में इंक्रीजमेंट हो रहा है मगर नो गेन फ्रॉम द कंपनी सिंस इट कुड बी इंक्रीज द रिवेन्यू डिमांड दैट हैड बीन फिक्स्ड परमानेंटली, ये फिक्स्ड परमानेंट की वजह से ये जो जिम्मेदार हैं ये मतलब फ़ायदा ले रहे थे। इवन देन द जिम्मेदार्स डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड,
तो वो देखो उन्होंने फिक्स इसीलिए किया था वैसे तो कंपनी वालों ने, कि वो इससे जो पैसा बचता होगा ज़िम्मेदार जो लैंड की इम्प्रूवमेंट के लिए लगाएंगे। सम हैड लॉस्ट देयर लैंड, मगर वो उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए क्या जी, जो ज़िम्मेदार हैं बॉस को अपनी जो लैंड अपने हाथों से मतलब खुसवानी पड़ी। अर्ली ईयर ऑफ द सेटलमेंट other now saw the possibility of earning without the trouble, the risk of the investment. As long as the zimidars could give out the land to tenants and get rent. तो ये जो जिम्मेदार हैं अब ये रेंट और ये टेनेंट्स बहुत लंबे समय तक गिव आउट करेंगे। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड, तो वो जो जिम्मेदार है उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है लैंड को इम्प्रूव करने में। आगे देखेंगे ऑन द अदर हैंड, इसके अगर दूसरे पास से देखा जाए, दूसरी ओर देखा जाए, इन द विलेजेस में द कल्टीवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑपरेसिव। तो जो कल्टीवेटर था, खेती करने वाला था, उनके लिए ये एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव सिस्टम था। द रेंट ही पेड टू अ जिम्मेदार वाज हाई, जो जिम्मेदार को ये जो रेंट पे कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा हाई था। एंड हिज राइट ऑन द लैंड वाज इनसिक्योर, मगर जो इन भाई वो तो इतना रेंट ले रहे हैं मगर जो राइट था इनकी लैंड के ऊपर वो इनसिक्योर था, यानी कि सिक्योरिटी नहीं थी उनके पास, वो ये ज़मीन उनको ही बिलोंग करती है। टू पे द रेंट ही हैड टू ऑफन टेक अ लोन, तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि उनको अपना रेंट पे करने के लिए लोन भी लेना पड़ता था मनी लेंडर से। एंड व्हेन ही फेल टू पे, जब वो ये नहीं दे सकते थे, पे नहीं कर सकते थे रेंट, तो फिर ये जो लैंड थी, जो कल्टीवेटेड लैंड थी, वो he had to be enriched from he was enriched from the land he had cultivated from 4 generation, तो अगली जनरेशन के लिए इनको कल्टीवेट करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके का वो सिस्टम हो गया था। अ न्यू सिस्टम इज आ डिवाइस, न्यू सिस्टम कौन सा डिवाइस किया गया? By the early 19th century, many of the company official was convinced that the system of revenue had to be changed again। तो क्या जी, अर्ली 19th सेंचुरी में फिर ये जो कंपनी के ऑफिशियल है इन्होंने लोगों को ये कन्विंस किया कि जो लैंड रिवेन्यू का ये सिस्टम है इसमें थोड़ा सा चेंज लेके आना पड़ेगा। हाउ कुड रिवेन्यू बी फिक्स्ड परमानेंटली, एक रिवेन्यू को हम परमानेंटली फिक्स कैसे कर सकते हैं? एक समय के लिए कंपनी को कंपनी नीडेड मोर मनी, अब कंपनी को भी और पैसे चाहिए थे क्योंकि इनके खर्चे बढ़ गए थे एडमिनिस्ट्रेशन और ये ट्रेड के लिए, और ज़्यादा पैसे चाहिए थे ये, इसीलिए टैक्स में भी रेवेन्यू में भी ये कुछ चेंजेस करना चाहते थे। इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी मोस्ट ऑफ दिस एरिया इज अ नाउ इन उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश में है ज़्यादातर जो पार्ट बंगाल का। एंड इंग्लिश कॉल्ड हॉल्ट, जो इंग्लिश मैन है वो हॉल्ट मैकेंजी थे, उनका नेम, इंग्लिश मैन का नेम क्या था? हॉल्ट मैकेंजी था। डिवाइस दैट द सिस्टम विच केम इनटू इफेक्ट, तो वो बोल रहे थे 1822 में जो इसके इफेक्ट सिस्टम के उन्होंने डिवाइस किए। ही फेल्ट दैट द विलेज वाज एन इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इन नॉर्म, तो ये बोल रहे हैं कि ये जो नॉर्थन इंडियन सोसाइटी में ये जो सोशल इंस्टीट्यूशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए और इनको प्रिजर्व्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, इनको प्रिजर्व्ड करना बहुत ज़्यादा क्या है? ज़रूरी है। अंडर हिज डायरेक्शन, तो उसकी डायरेक्शन में, किसकी डायरेक्शन में? हॉल्ट मैकेंजी के डायरेक्शन में। ओके, इंस्पेक्टिंग द लैंड, मेजरिंग द फील्ड, तो उसके लिए क्या किया गया? लैंड को इंस्पेक्शन की गई, मेजरमेंट की गई फील्ड की, और उसको एक कस्टम में, राइट्स में डिफरेंट ग्रुप के ऐड कर लिया गया, भाई ये तेरे को बिलोंग करती है, ये तेरे को बिलोंग करती है, इस तरीके से। द एस्टिमेटेड रिवेन्यू ऑफ द ईच प्लॉट, जो ईच प्लॉट का जो एस्टिमेट था विद इन अ विलेज वाज एडेड अप टू द कैलुमिनेट ऑफ द रिवेन्यू दैट ईच विलेज अ महल, तो हर एक विलेज को एक महल बना दिया गया, यानी कि ये महल वो पे करेंगे, ये मनी यानी कि उन्होंने पे करनी है। दिस डिमांड वाज टू बी रिवाइज्ड पीरियडिकली,
तो पीरियड वाइज इसको मतलब ये डिमांड को रिवाइज्ड भी किया जाता था, नॉट परमानेंटली फिक्स्ड, मगर ये परमानेंटली फिक्स नहीं थी, जैसे कि पहला परमानेंटली फिक्स्ड बोला था। द चार्ज ऑफ अ कलेक्टिंग द रिवेन्यू एंड पेइंग इट टू बी ए कंपनी वाज गिवन टू अ विलेज हेडमैन। तो अब क्या था, तो जो गांव के जो हेडमैन होते थे, अब उनको कंपनी ने ये अधिकार दी दिए कि आप रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे, रादर देन द जिम्मेदार, जिम्मेदार की बजाय जो विलेज के हेडमैन है वही कलेक्ट करेगा। दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज द महलवाड़ी सेटलमेंट। तो इसी सिस्टम को, जिसमें जो विलेज के हेडमैन को दी गई थी ये पावर रेवेन्यू कलेक्ट करने की, उसी सिस्टम को महलवाड़ी सिस्टम बोला जाता है। आगे है मुनरो सिस्टम। मुनरो सिस्टम क्या होता है, मुनरो सिस्टम भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा मुनरो सिस्टम। In the British territory in the south, there was a similar move away from the idea of the permanent settlement। तो ब्रिटिश टेरिटरी के में जो साउथ वाला इलाका था हमारे इंडिया का, तो ये वाला जो इलाका था यहाँ पे आइडिया आया परमानेंट सेटलमेंट का। द न्यू सिस्टम दैट वाज डिवाइज्ड केम टू बी नोन एज द रियोतवाद, जिसको रियोतवाड़ी या रोहितवाड़ भी बोलते हैं। इट वॉज अ ट्राइड ऑन द स्मॉल स्केल बाय द कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। तो ये जो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड हैं, उन्होंने ये जो स्मॉल स्केल पे इस सिस्टम को ट्राई किया लागू करना। एंड इन सम ऑफ द एरिया दैट वाज टेकन ओवर बाय द कंपनी, जो बहुत से ऐसे एरिया जो क्या करेंगे, कंपनी को टेकन करेंगे। आफ्टर द वॉर विद अ टिप्पू सुल्तान, टिप्पू सुल्तान की वॉर के बाद, ठीक है, सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय अ थॉमस मुनरो। तो क्या जी, इसको डेवलप्ड किसने किया था, थॉमस मुनरो ने डेवलप किया था। इंपॉर्टेंट है ये नेम, थॉमस मुनरो ने इसको डेवलप किया था, किसको, रियोतवाड़ी सिस्टम में, ओके। और ट्राइड किसने किया था इसको को स्मॉल स्केल में लाने का, वो किया था कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। तो ये जो थॉमस मुनरो थे, दिस सिस्टम वाज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर दिस द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के सारे जो पार्ट में ये जो सिस्टम है वो फैल गया, यानी कि एक्सटेंड हो गया। रीड एंड मुनरो, यानी कि रीड एंड मुनरो दोनों ये फेल्ट दैट द साउथ देयर वाज नो ट्रेडिशनल जिम्मेदार। तो उन्होंने देखा कोई यहाँ पे साउथ में ट्रेडिशनल जिम्मेदार नहीं है। द सेटलमेंट्स दे आर्गू, जो सेटलमेंट ये जो आर्गू कर रहे थे, हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स। तो ये जो कल्टिवेटर्स हैं उसी के साथ ये डायरेक्टली हमें करना होगा। हु हैड अ टिल्टेड द लैंड, जो लैंड जनरेशन टू जनरेशन ये टिल्टेड करते हैं, यानी कि खेती करती हैं। देयर फील्ड हैड टू बी केयरफुली एंड सेपरेटली सर्वेड बिफोर द रिवेन्यू असेसमेंट वाज मेड। रिवेन्यू असेसमेंट से पहले हमें ये जो फील्ड है जिसपे वो कल्टीवेशन कर रहे हैं उसको अच्छे से सर्वे करना होगा। मुनरो थॉट दैट द ब्रिटिश शुड एक्ट एज अ पेरेंटल फादर फिगर प्रोटेक्टिंग द राइट्स अंडर देयर चार्ज। तो उनके अकॉर्डिंग तो हमें ये ऐसे जैसे एक पेरेंटल फादर होता है, ऐसे हमें प्रोटेक्ट करना होगा ये जो राइट्स हैं अपने चार्ज के अंडर। ऑल वॉज नॉट वेल, तो ये सब कुछ ठीक नहीं था। विद इन अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द न्यू सिस्टम, ये जो न्यू सिस्टम आया था इसके बाद तो उनको ये क्या हुआ, वर इम्पोज इट वॉज अ क्लियर दैट ऑल वॉज नॉट वेल विद देम। तो ये उनको अभी भी ठीक नहीं लग रहा था कि उनके साथ सही नहीं हो रहा। ड्राइवन बाय द डिज़ायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड। तो क्या जी, वो उनकी डिज़ायर थी कि वो लैंड से और ज़्यादा इनकम लें। रिवेन्यू ऑफिशियल फिक्स्ड टू हाई, तो जो रिवेन्यू वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, रिवेन्यू की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई। पीजेंट वर अनेबल टू पे, तो पीजेंट्स जो जितना जो टैक्स वो रखते थे वो इतना पे नहीं कर पाते थे। एंड राइट्स फिक्स द कंट्री साइड, तो राइट्स फ्लेड द कंट्री साइड, तो वो जो कंट्री साइड की तरफ वो फ्लड हो जाते हैं। एंड विलेजेस बिकम अ डेजर्ट इन मैनी रीजन। तो क्या जी भाई, जब उनके साथ ऐसा सलूक होगा तो क्या करेंगे, तो वो भाई छोड़कर चले गए और जो ये रीजन्स हैं वो डेजर्ट हो गए, बिल्कुल खाली हो गए। ऑप्टिमिस्टिक्स ऑफिशियल्स हैड इमेजिन्ड, तो जो ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल्स थे वो इमेजिन करते हैं द न्यू सिस्टम
सिस्टम वुड ट्रांसफॉर्म द पीजेंट इनटू अ रिच एंटरप्राइजिंग फार्मर। तो वो फिर दोबारा से न्यू सिस्टम लेके आना चाहते हैं जिससे वो फार्मर एक रिच एंटरप्राइजिंग फार्मर बन जाएंगे। बट दिस डिड नॉट हैपन, मगर ऐसा नहीं हुआ। क्रॉप्स फॉर यूरोप के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी। जितना पढ़ा है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स एंड गॉड ब्लेस यू।